टियर 2 रिसेप्टर्स एंड टियर 3 रिसेप्टर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह बात है कि यह दोनों रिसेप्टर स्वीटनेस को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो नेचुरल सुगर्स आर रिस्पॉन्डेड बाय बोथ टियर 2 एंड 3, but artificial इनको कैसे रिस्पॉन्स करता है? सिर्फ इसको जो है वो TR2 जो है सिर्फ ये रिसेप्ट करता है, नॉट टियर 3। तो ये एक बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में है, और इस बेसिक डिफरेंस हमेशा दिमाग में रखना भी चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चंस जब बनते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब है कि अगर हम इस डायग्राम को ड्रॉ करें, देखिए एक मेम्ब्रेन है गस्ट्रेटो रिसेप्टर सेल्स का। दो इस तरह के हमने मेम्ब्रेन को पिकअप किया, और इस दोनों मेम्ब्रेन में जीपीसीआर्स है। जीपीसीआर्स के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि ये सरपेंटाइन रिसेप्टर्स होता है। 7 अल्फा हेलिकल में इस तरह करके हम इसको ठीक है, ये है आपका जीपीसीआर से, और इस जीपीसीआर से जुड़ा रहता है टिर, जो कि इसके बाहरी फेसेस से जुड़ा हुआ है, लाइक ऐसे, है ना। और इसमें एक और बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए डायग्राम बन गया। ठीक है, और सब इस तरह से एक और बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टिर 3 और टिर 2 जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये टिर 3 है और ये रिसेप्टर 2 है। ठीक है, मैं थोड़ा इसका नंबरिंग कर देता हूँ। ये जो है ये है, इसको बताता हूँ। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ गस्ट्रेटो रिसेप्टर सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो है वो टिर 2 है, और ये जो है वो टिर 3 रिसेप्टर है। ये जो है वो जीपीसीआर है, जीपीसीआर। तो ये आपका लेवलिंग कर देते हैं इसको, टिर 3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीपीसीआर में, अब ये बन गया। अब ये जो दोनों टिर 2 और टिर 3 है, या किसी भी नेचुरल शुगर के लिए तो ये रिसेप्टर होगा। मान लो कि आप यहाँ पर ग्लूकोज डालते हैं, ठीक है, एक सिंबॉलिक ग्लूकोज डाल देते हैं हेक्सागोनल बना के। अगर ये ग्लूकोज है, लिख देते हैं ग्लूकोज। अगर ये ग्लूकोज है तो ये दोनों रिस्पॉन्स करेगा इसको, क्योंकि इसका नेचर यही कहता है कि इट विल रिस्पॉन्स टू बोथ। ये भी रिस्पॉन्स करेगा और ये भी रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि ये नेचुरल शुगर है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम ले एक
आर्टिफिशियल शुगर को, सपोज करो ये, और दिस इज कॉल्ड ब्राजीन, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्राजीन। तो ब्राजीन का रिसेप्शन कौन दिखा सकता है? ब्राजीन का रिसेप्शन सिर्फ और सिर्फ टियर 2 ही दिखा सकता है। ये इसके लिए ओके है, बट इसके लिए ये ओके नहीं है, ये कभी भी टियर 3 को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर इसका एक रिस्पॉन्स एलिमेंट है जिसे हम लोग CDR कहते हैं, आप लोग इम्यूनोलॉजी में भी लोग पढ़ते हैं इसको, है ना। यहाँ पर हो गया CRD, CRD। इस CRD का फुल फॉर्म क्या होता है? CRD का फुल फॉर्म होता है सिस रिच डोमेन, ठीक है, अर्थात यहाँ पर सिस्टाइन की मात्रा ज्यादा है। तो ये हो गया। और चूंकि GPCR में क्या होता है कि जी प्रोटीन इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो हमें जी प्रोटीन बनाना पड़ेगा, ओके। और हम एक जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और कहते हैं कि ये जो जी प्रोटीन है वो यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसका जी प्रोटीन है, ये इसका जी प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं जी प्रोटीन, दो है तो जी प्रोटीन। अब ये जी प्रोटीन जो है वो इसको और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये क्या है, इनएक्टिव है। अभी क्या है, ये इनएक्टिव है। क्यों हम मान रहे हैं कि इनएक्टिव है ये? क्योंकि अभी इनसे शुगर जुड़ा नहीं है। लेकिन जब क्या होगा, जब इसमें शुगर जुड़ जाता है, जैसे ही इसमें शुगर जुड़ेगा, देखिए किस प्रकार के हालात में बदलाव देखा जाता है। यहाँ पर ये दोनों जो है वो दोनों एक नेटवर्क बना लेगा आपस में। जैसे कि ये इस प्रकार से आ गया, और दूसरा जो है वो भी इस प्रकार से डंबल शेप टाइप का है। ये आ गया, दोनों आपस में जुड़ गया। और बीच में क्या है, तो बीच में अगर आप ग्लूकोज है, ग्लूकोज का डायग्राम बना देते हैं, सिंबॉलिक ग्लूकोज का डायग्राम। वही ग्लूकोज है, शुगर है। जैसे ये शुगर ऐसे होगा, तो नीचे का जो इसका अपना GPCR है वह क्या होगा, वह दोनों एक साथ यहाँ पर बीच में आकर एक लाइन में अलाइन हो जाएगा दोनों, ठीक है। दोनों ही एक लाइन में अलाइन हो गया। जैसे ही दोनों एक लाइन में अलाइन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्टिव हो गया, ये हो गया एक्टिव। और एक्टिव होते ही क्या करेगा, GPCR अपना सिग्नलिंग सिस्टम स्टार्ट करेगा। तो GPCR जो है वो एक्टिव हो गया, और यहाँ से अब इसका काम शुरू। GPCR जो होते हैं उसमें दो तरह के सिग्नलिंग सिस्टम यूज होते हैं। एक तो होता है कि भाई एनोसिटाल 3 फॉस्फेट जो है वह टूट के डायसाइल ग्लिसरॉल और IP3 में कन्वर्ट होगा, एनोसिटाल बिसफॉस्फेट 1,5। तो उस वो जो टूटकर अपना IP3 एंड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ये इसका काम करने का तरीका होता है। तो इस प्रकार से GPCR से अपना फर्दर काम करना शुरू करेगा। और जैसे ये ब्रेन को मैसेज जाएगा, वैसे ब्रेन क्या रिस्पॉन्स करेगा, यस इट इज स्वीट, हाँ ये मीठा है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो हमेशा हमें समझना चाहिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ ड्रॉ किए, जैसे कि ये डायग्राम है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ये तो हम लोग ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर सपोज करें कि आप और भी एग्जाम्पल्स को लें अपने साथ, है ना, और भी एग्जाम्पल्स लें। जैसे और एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, जैसे एलिटेम, नियोटेम, एक ये हो गया। दूसरा हो गया एस्पार्टेम, शुगर, सुक्रालोज, शुगर। ये सब अगर आप देखें
ये सब भी आर्टिफिशियल सुगर्स हैं, लेकिन इनकी खास बात क्या होती है, इनका जो बाइंडिंग साइट होता है वो बाइंडिंग साइट होता है इसके अंदर में, ठीक है ना। इसका जो बाइंडिंग साइट है वो बाइंडिंग साइट ऐसे यहाँ घूमकर, ठीक है, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक स्वीट रिसेप्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। कोई भी रिसेप्टर हो उसमें उसके सबस्ट्रेट के बाइंडिंग के लिए स्पेसिफिक पॉकेट्स होते हैं। पॉकेट्स, जिस पॉकेट में उसका सबस्ट्रेट क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। तो एक अगर आप कॉन्फॉर्मेशनल देखें, ऑप्टिकल फॉर्म्स ऑफ एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, और उसका नाम है एस्पार्टेम। देखिए इसका दो फॉर्म है, पहला जो है उसका नाम है एल एल एस्पार्टेम, और दूसरा का नाम है डी एल एस्पार्टेम, ठीक है, एस्पार्टेम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है कि इसमें दो जगह पर लिवो रोटेटरी एक्सिस है, ऊपर वाले में, और नीचे में एक लिवो रोटेटरी और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अब आप ऐसे समझे इसको कि अगर जो साइट है TR2 का, ठीक है, मैं उस साइट को थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है। अगर आप इस साइट पर जाएं, इस साइट पर क्या होता है, सबके लिए अपना एक पोजीशन बना होता है, ठीक है ना। सबके लिए अपना एक पोजीशन बना हुआ है कि सपोज करो कि यहाँ पर तीन ऐसे पॉकेट बने हुए, एक पॉकेट, फिर दूसरा पॉकेट, ये दूसरा पॉकेट, हाँ, और फिर तीसरा पॉकेट, ये तीन पॉकेट, ओके। इन तीनों पॉकेट का नाम भी है, पहले को जहां पर हम लोग एक्स कहते हैं, एक्स आई रिसेप्टर, दूसरे को हम लोग कहते हैं बी माइनस रिसेप्टर, ये सारे स्टैंडर्ड हैं, और तीसरे को कहते हैं AH प्लस रिसेप्टर साइट। ये सब इनके अपने अपने पोजीशंस हैं, ये इनका है, ये इनका, ये चूंकि इतना रिसर्च हो चुका है ना कि सबका एक नेमिंग पैटर्न कर दिया गया है, ठीक है। तो इनके 3 एक्टिव साइट्स हैं जिनका नेमिंग एक्स, बी माइनस एंड AH प्लस किया हुआ है। अब जैसे ही हम इसमें एस्पार्टेम डालते हैं, कौन सा एस्पार्टेम, अब हम इसमें डाले हमने किसको डाला, हमने डाला इसमें एक एस्पार्टेम को, ठीक है। देखिए ये मेरा एस्पार्टेम है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं, इसको दिए हैं एल एल एस्पार्टेम। जैसे इसको देते हैं, इसके जितने विंग्स होते हैं स्पार्टेट के, जो जो कि फंक्शनल ग्रुप से इसको इंटरेक्ट करना है, वो सब प्रॉपरली इंटरेक्ट करता है। एक इससे इंटरेक्ट किया, दूसरा विंग इससे इंटरेक्ट किया, और तीसरा विंग इंटरेक्ट किया, ठीक है ना। तो ऑल इज वेल, मतलब ये ओके सिस्टम है, एकदम बढ़िया सिस्टम। अब आप देखें कि अगर बदलाव होता है ऑप्टिकल फॉर्म में, तो क्या चेंजेस जो होते हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। ये इसका एक्टिव साइट है, डायग्राम आप लोग मेरे साथ बना रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये एक साइट हो गया, एक साइट इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो है, दूसरा जो है वो बी माइनस साइट है, वो यहाँ आ गया, और तीसरा जो है वो AH प्लस साइट है। अब क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पर
स्पार्टेम दे रहे हैं, जिस स्पार्टेम में एक जो है वह एल ओरिएंटेशन में है और एक जो है वो डी ओरिएंटेशन में। देखिए हमने ओरिएंटेशन चॉइस करने की कोशिश की है। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? डी एल स्पार्टेम। अब आप गौर करें कि क्या हो रहा है यहां पर। लोगों ने देखा क्या कि इसके दो विंग तो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब बी माइनस साइड से और ए एच प्लस साइड से इंटरेक्ट करते हैं, बट एक्स से ये इंटरेक्ट नहीं करता, मतलब यहां कोई इंटरेक्शन नहीं होता। रिजल्ट क्या होता है कि अगर आप इसको ले भी तो आपको स्वीटनेस का एहसास बिल्कुल नहीं होता है। तो कितना स्पेसिफिक है स्वीटनेस, यह एक कुछ रिएक्शन से आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर चेष्टा की गई है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे भी, बुक्स में भी पढ़ें, इसका रेफरेंसेस दिया हुआ है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस में रिसेंट जो रिसर्चेस हैं उसको पुटअप किया गया है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं रिसर्च के बेसिस पर, आप इसके लिए सावधानी रखेंगे। अब जो है हमारा एक टॉपिक है, इसका नाम है कॉन्जुगेट सुगर्स। कॉन्जुगेट सुगर्स के बाद पॉलीसेकेराइड्स। कॉन्जुगेट सुगर्स के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? हमारा कहना है कि कॉन्जुगेट सुगर्स में सर दो वर्ड जुड़ा हुआ है, एक है कि शुगर है और एक है कि उसमें कुछ दूसरा आइटम भी है। इसको लोग ग्लाइको कॉन्जुगेट भी कहते हैं। ग्लाइको कॉन्जुगेट्स का मतलब हो गया कि शुगर के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ होगा। ये सामान्यतः स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड पर खूब मेहनत करके उनका बेड़ा पार समझते हैं हमने। लेकिन सच्चाई ये है, अगर कॉन्जुगेट शुगर हमने नहीं पढ़ा तो आने वाले समय में कुछ जगहों को छोड़ दे तो बाकी जगहों पर लिखे हुए कॉन्जुगेट शुगर के बारे में हमें समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या कह रहा है। तो कॉन्जुगेट शुगर के बारे में हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट शुगर्स जो है इनमें दो हिस्सा है, एक शुगर यूनिट्स और दूसरा जो है नॉन शुगर यूनिट्स। एक इसमें शुगर यूनिट जुड़ा हुआ है और दूसरा नॉन शुगर यूनिट्स है। यह दोनों इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। इनका यूज क्या है, किस काम में इनका यूज होता है? इनका यूज होता है सेल रिकॉग्निशन में, ठीक है। सेल दूसरे को पहचानने, पार्टिसिपेट करता वहां होता है। सेल अधेशन में, सेल अगर दूसरे को चिपकना हो उसको निश्चय ही कॉन्जुगेट शुगर का मदद लेना पड़ता है। सेल माइग्रेशन जो कि एम्ब्रियोलॉजी के दरमियान होता है, चाहिए। सेल सिग्नलिंग, में चाहिए। ब्लड क्लॉटिंग में इसका यूज है। इम्यूनिटी में इसका यूज है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर इसका सदुपयोग होता है। कहने का तात्पर्य यह है, यह एक बहुत ही आवश्यक चैप्टर है, इसको अगर हम नहीं पढ़ें तो बहुत जगह हमें शुगर का नाम लिखा रहेगा लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। हम तो जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, बट ये कहां से आ गया। कॉन्जुगेट शुगर को हम लोग, ग्लाइको कॉन्जुगेट को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकान्स। क्या नाम इसका है? प्रोटियोग्लाइकान्स। दूसरा जो इसका टाइप है उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन्स, और तीसरा जो इससे ग्रुप बिलोंग करता है उसका नाम है ग्लाइकोलिपिड्स। तो तीन हिस्से में ग्लाइको कॉन्जुगेट को बांटा जाता है, ठीक है। ग्लाइको कॉन्जुगेट्स को तीन हिस्से बांटा जाता है, प्रोटियोग्लाइकान्स,
ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो 3 हिस्से में इसको बांटा गया, इसका आधार क्या है? इसका आधार है कि किस प्रकार के इसमें नॉन प्रोटीन हिस्से, नॉन शुगर हिस्से जुड़े हुए हैं। जहां प्रोटीन जुड़ा रहेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, जहां लिपिड जुड़ा रहेगा तो ग्लाइकोलिपिड्स, और जहां पर शुगर के ही अमाइनो एसिड्स के साथ या अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ कॉन्जुगेशन होगा तो प्रोटियोग्लाइकान्स। अब यहां पर हमारे पास मुद्दा आता है सबसे पहला, और उसका नाम है प्रोटियोग्लाइकान्स। क्या नाम है उसका? प्रोटियोग्लाइकान्स। प्रोटियोग्लाइकान्स एक ऐसा टर्म है, इसमें प्रोटियो मतलब प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ग्लाइकान्स मतलब शुगर जुड़ा हुआ है। अर्थात निश्चित रूप से यह ग्लाइकोप्रोटीन का ही एक दूसरा टाइप, जो ग्लाइकोप्रोटीन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको क्या हम कहते हैं कि ये कहां पाए जाते हैं? फाउंड ऑन द, कहां मिलते हैं ये? आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहली जो बात हुई, ये भाई साहब मिलते कहां पर है? तो सेल के बाहरी मेम्ब्रेन पर ये हमें मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहरी सरफेस पर हमको ये मिलेंगे, ऐसे ऐसे गुच्छे में, झब्बे में, ऐसे करके ये मिलते हैं। प्रोटियोग्लाइकान्स इस तरह से ये मिलते हैं, ठीक है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आता है? तो सेकेंड पॉइंट इसमें आया कि ये किन चीजों से बने होते हैं, मेड अप ऑफ, किन चीजों से बने होते हैं? तो पहला होता है सल्फेटेड ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकान्स। अब ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकान्स है तो मैं थोड़ा सा इसको स्पेस दे दे रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आप इसको पढ़ने में आपको सुविधा हो। बट ये एक वर्ड है, ठीक है, ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकान्स, गैग्स कहते हैं इसको। साथ में क्या है? प्लस है मेम्ब्रेनल और सेक्रेटरी प्रोटीन्स। जरा कहता है इसमें मेम्ब्रेनल और सेक्रेटरी प्रोटीन्स। अर्थात कहने का मतलब स्पष्ट है कि आपका जो ये प्रोटियोग्लाइकान्स है, उनके दो कंस्टिट्यूएंट है, एक शुगर का कंस्टिट्यूएंट, और शुगर के कंस्टिट्यूएंट में क्या यूनिक बात है कि इनमें सल्फर भी जुड़ा हुआ है, सल्फेटेड है। और दूसरा, मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला प्रोटीन या फिर GERL सिस्टम द्वारा सिक्रेटरी प्रोटीन जो होते हैं, यह दोनों इसके हिस्सा है। ये प्रोटीन और शुगर ही है, लेकिन शुगर के क्या शर्त के साथ क्या शर्त है? तो शुगर के साथ यह शर्त है, शुगर जो है वह सल्फेटेड होगा, और दूसरा है कि मेम्ब्रेनल प्रोटीन या सेक्रेटरी प्रोटीन इसमें होंगे। तो हमारे पास ये भी कंस्टिट्यूएंट तैयार हो गया कि हाँ भाई ये चीज होना है। इनका क्या रोल होता है, इनका क्या काम होता है, रोल क्या है इनका? रोल, सबसे पहला रोल जो होता है ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेशन, और दूसरा जो रोल है वो सेल अधेशन। ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि वैसे तो एम्ब्रियोलॉजी में सर्वाधिक मात्रा में इन सब चीजों को हम लोग पढ़ने और सीखने का मौका मिलता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। तो ऐसे बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम ग्रोथ फैक्टर्स। इस तरह ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि अर्ली फेजेस में, डेवलपमेंटल फेजेस में ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करते हैं, उनको इसका सपोर्ट चाहिए। और दूसरा है कि सेल अगर आपस में चिपकना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, तो सेल एडहेशन में भी इनकी जरूरत पड़ती है। अब जब इतना इंटरेस्टिंग है, तब आता है कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटियोग्लाइकान्स क्या इनका है? तो जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो सबसे पहला पार्ट आता है इसमें कि
जो प्रोटीन होता है वो कोर में होता है, अर्थात कोर प्रोटीन्स, ठीक है, बाइंड या attach to the gags. gags का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकांस। मैं इसके नाम लिख देता हूं, ठीक है ना, इसको गैग्स कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसा ऐसे अमाइन और जी पर ग्लाइकांस, ठीक है, अर्थात यहाँ जो नेमिंग हो रहा है उस नेमिंग में ग्लाइकोस एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया अमाइन और तीसरा टर्म हो गया ग्लाइकांस, ठीक है, ये 3 टर्म में एक गैग्स बचा, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म गैग्स ही यूज कर रहे हैं। तो ये जो कोर प्रोटीन का हिस्सा है यह गैग्स से जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है? कोवैलेंटली, कोवैलेंट बॉन्ड से यह जुड़ा रहता है। सेकेंड जो पॉइंट इसमें है कि जो गैग्स होते हैं हैव स्पेसिफिक टेट्रामेरिक सीक्वेंस जहां पर सेरीन रेसिड्यू बाइंड्स टू देम। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है कि गैग जो होता है उस गैग में एक बड़ा स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, टेट्रामेरिक सीक्वेंस पहला, और यह प्रोटीन के किस रेसिड्यू से जुड़ता है? सेरीन रेसिड्यू से। तो अब आप ऐसे समझे, मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे दिखा रहा हूं, ये हो गया हमारा गैग्स और ये हमारा हो गया, बहुत गाढ़ा हो गया, इसको हल्का लेते हैं, और ये हमारा है ये हमारा है अमीनो एसिड का सीक्वेंस, प्रोटीन का सीक्वेंस, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो है गैग है और ये जो है वह पेप्टाइड है, कोर प्रोटीन है। अब ये हमको इससे जोड़ना है दोनों को, कहीं जोड़ देंगे, ऐसा रहता है सर कहीं जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ने के लिए हमको स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, वहीं पर जुड़ेगा सर। बोला कैसे? बोला देखिए सर कैसे होता है, ठीक है। एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन जुड़ा हुआ है गैलेक्टोज से, जुड़ा हुआ है गैलेक्टोज से, जुड़ा हुआ है जाइलोज से। ये एक सीक्वेंस है, स्पेसिफिक सीक्वेंस, इसमें तो बहुत लंबा सीक्वेंस है ना, लेकिन यहाँ पर टेट्रामेरिक सीक्वेंस ये फिक्स है, इसमें आप बदल नहीं सकते हैं। ये जो है एकदम फिक्स सीक्वेंसिंग किए हुए है, ये किसके साथ क्या होगा, यू कैन नॉट चेंज इट, आप इसे बदल नहीं सकते, ठीक है। जहां पर भी कुछ अलग वेरिएशंस आने की बात होगी तो वहां पर ये वेरिएशन आएगा, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर वो इसी प्रकार से। और यहां पर जो है यहां पर क्या है? सेरीन है। किससे जुड़ रहा है ये? सेरीन से जुड़ रहा है। वह सेरीन किससे जुड़ा हुआ है? उसके नीचे जो है ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के नीचे एक्स है और एक्स के नीचे ग्लाइसिन। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, एक सीक्वेंस यहाँ पर बनाया गया है। ये भी जो है ना, ये अपने मन से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि ये भी इसी सीक्वेंस में होंगे, ठीक है। जो अमाइनो एसिड है उनका भी सीक्वेंस क्या किया गया, तय कर दिया गया कि सेरीन के साथ कौन रहेगा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बगल में कौन रहेगा? एक्स, मतलब कोई भी अमाइनो एसिड, फिर उसके नीचे क्या होगा? ग्लाइसिन, और फिर उसके नीचे जो बढ़िया। अब यह जो सेरीन है, यह सेरीन अपने साइड चेन से किससे जुड़ेगा? इस जाइलोज से जुड़ेगा, और इस जाइलोज के OH और सेरीन के OH के बीच में एक रिलेशनशिप बनेगा,
और इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वो भी कौन सा? ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां पर ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का निर्माण हुआ है। अब ये जो ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का निर्माण हुआ है, तो जाइलोज में क्या है? हम बड़ा एकदम सिंपल सा चीज करते हैं। जाइलोज में OH है, जाइलोज पेंटोज है, ओके, इसमें एक OS है। और जो सेरीन है, ठीक है ना, जो अपना चलता आ रहा है अपने प्रोटीन के सीक्वेंस में, उसके साइड चेन में क्या है? CH2OH है, करेक्ट। और ये जो है, ये इसके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक देगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक के कारण क्या है? ये H और ये OH टूट कर बाहर आ जाएगा, और बाहर आके क्या बनाएगा? वो अपना H2। जैसे ही ये टूट कर बाहर आया, यहां पर क्या हो गया? एक बॉन्ड बन गया। और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कह रहे हैं? इस बॉन्ड को हम लोग कह रहे हैं कि यह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस प्रकार से जाइलोज का सीक्वेंस, जाइलोज साथ क्या है? स्टाइल ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, जाइलोज। यह जो है वह प्रोटीन के सेरीन सीक्वेंस है, जो सेरीन ग्लाइसिन एक्स ग्लाइसिन सीक्वेंस है, यह जुड़ता है। और इस प्रकार के जुड़ने से जो कंपाउंड बनता है, उसका नाम होता है प्रोटियोग्लाइकान्स। बेसिक्स तो यहां क्लियर हो गया। अब है मुद्दा कि सल्फेटेड सुगर्स कैसे, सल्फेटेड सुगर का जो हम उपयोग कर रहे हैं, टर्म उपयोग कर रहे हैं, वो कैसे? तो जो सल्फेटेड चेन्स होते हैं, सल्फेटेड गैग्स, गैग चेन्स होते हैं, यह चेन्स दो चीज रख सकता है कंटेन। पहला कॉन्ड्रियोटिन 4 सल्फेट, और दूसरा हिपेरान सल्फेट। अब देखिए कॉन्ड्रियोटिन क्या है? कॉन्ड्रियोटिन एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। क्या है? यह एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है जो कार्टिलेज में मिलता है। और दूसरा है हिपेरान सल्फेट। हिपेरान भी क्या है? एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, और यह हिपेरिन भी एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड उसी ग्रुप से बिलोंग करता है। इन दोनों के साथ क्या जुड़े रहते हैं? सल्फेट जुड़े रहते हैं। तो ये जो सल्फेट है, यह क्या रोल करता है, क्यों हम लोग इसको इतने गहराई से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज तो हमें समझना पड़ेगा, है ना। अब इसे यहां देखिए, एक एग्जांपल है कि हिपेरान सल्फेट। हिपेरान सल्फेट जो है, उसको, हिपेरान सल्फेट को हम लोग जब शुगर प्रोटीन के साथ जोड़ते हैं, उसको कहते हैं हिपेरान सल्फेट प्रोटियोग्लाइकान्स। अब ये हिपेरान सल्फेट से प्रोटियोग्लाइकान्स जुड़ा हो। अब इसके जो है ना, दो वैरायटीज आपको दिखने को मिलेगा बायोलॉजिकल साइंस में, जो हिपेरान सल्फेट के, हम डायग्राम से सबका बताएंगे आपको, ओके। एक जो होता है उसका नाम बोलता है, हम लोग बोलते हैं सिंडिकेट्स। देखिएगा आप लोग, कई इतने क्वेश्चंस में ये इन सबका नाम रहता है। और दूसरा का नाम होता है ग्लाइपिकैंस, सिंडिकेट्स एंड ग्लाइपिकैंस। ये जो दोनों हैं, ये हिपेरान सल्फेट के ही वेरिएंट है, टाइप्स है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट को देखने की चेष्टा कर रहे हैं, और मुझे पक्का उम्मीद है कि आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें देखेंगे किस प्रकार से यह जो है स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, और फंक्शनल प्रॉपर्टी कैसे अचीव